जय हिंद विद्यार्थियों। आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम यानी इकहरा लेखा प्रणाली। आज हम इकहरा लेखा प्रणाली पढ़ने जा रहे हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है और यह किन व्यापारियों द्वारा अपनाई जाती है और इसके अपनाने के फ़ायदे क्या है, लाभ क्या है, ये सब आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उसके आधार पर हम इस सिंगल एंट्री सिस्टम को हम समझेंगे। हम जब बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में हमने देखा कि बहुत सारी शॉप्स है, शॉपकीपर है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े माल हैं, हम देखते हैं। तो जितनी भी बड़ी दुकानें होती है उनमें अक्सर देखा जाता है कि बड़ी दुकानों में ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट देखते हैं कुछ दुकानें छोटी हैं ना, उनमें जनरली एक या दो व्यक्ति काम करता है, या फिर हम ये भी देखते हैं कि उन दुकानों के अंदर केवल और केवल एक ऑनर होता है। छोटी दुकान होती है, उस दुकान में वो ऑनर पूरी दुकान को हैंडल करता है। तो हमने जो दुकानें देखी है उन दुकानों से हमने ये अनुमान लगाया कि बड़ी दुकान यानी ज़्यादा बड़ा वर्क, छोटी दुकान यानी छोटा वर्क। अब बड़ी दुकान में ज़्यादा वर्क यानी ज़्यादा अकाउंट्स मेंटेन करना। तो बड़ी दुकानदार लोग जो होते हैं वो जनरली दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाते हैं, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये सारी खाते उनको मेंटेन करना पड़ते हैं। इसके जस्ट विपरीत छोटे दुकानदारों में इतने सारे खाते मेंटेन वो नहीं करते हैं। जनरली वो व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं या फिर कैश अकाउंट। इसके पीछे रीज़न ये है कि वो ज़्यादा उनके बीच ट्रांजैक्शन नहीं होता है, और जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो अधिकतर नगद होता है। तो इन सारे ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम को वो अपनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली में डेबिट और क्रेडिट दो जगह एंट्री करना पड़ती है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में एक जगह एंट्री करना पड़ती है। और दोहरा लेखा प्रणाली ज़्यादा खर्चीली होती है, इसके जस्ट अपोजिट सिंगल एंट्री सिस्टम ये कम खर्चीली होती है। इसको सीखने के लिए कोई विशेष अकाउंटेंट निर्मित नहीं करना पड़ता है, यानी हमको एक कैशियर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम स्वयं ही यानी एक छोटा दुकानदार स्वयं ही इस खाते को मेंटेन करता है। वो जनरली क्या एंट्री करेगा, जनरली वो इसमें एंट्री ये करेगा कि जितना पैसा उसने दिया है, किसको दिया है, कितना पैसा उसने लिया है, किससे लिया है, कितना माल खरीदा है, कितना माल बेचा है, बस यही वो लेन देन वो करता है। इसलिए वो इकहरा लेखा प्रणाली को अपनाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि इकहरा लेखा प्रणाली जब अपनाते हैं तो वो कैसे लाभ या कैसे हानि वो ज्ञात कर सकेगा, क्योंकि इकहरा लेखा प्रणाली में सारे खाते नहीं आते हैं या सारे लेन देन नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी नहीं होती है, वेजेस नहीं होता है, डेप्रिसिएशन नहीं आता है। ऐसी कंडीशन में वो लाभ कैसे ज्ञात करेगा? तो इकहरा लेखा प्रणाली में लाभ ज्ञात करने के लिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ, एक छोटा सा फॉर्मेट है, एक छोटा सा फॉर्मेट मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। इस फॉर्मेट के आधार पर वो इकहरा लेखा प्रणाली में वो लाभ ज्ञात कर सकता है। देखो, एक व्यापारी, छोटा सा व्यापारी है, वो क्या करता है, कुछ पैसे लगाकर वो अपना बिजनेस चालू करता है। तो वो जो पैसे लगाता है वो ओपनिंग कैपिटल रहती है, ठीक है। अब उसको अगर प्रॉफिट होता है तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट को प्लस करेगा। अगर लॉस होता है तो लॉस को क्या करेगा, वो माइनस करेगा, ठीक है। तो उसका पैसा यहाँ प्रॉफिट में बढ़ गया है और लॉस पे घट गया है। और अगर उसने पैसे की और आवश्यकता हुई तो ऐसी कंडीशन में वो एडिशनल कैपिटल यानी अतिरिक्त पैसा और लगाएगा, तो यहाँ पर उसकी पूंजी और बढ़ जाएगी। अगर वर्ष के दौरान उसने पैसा निकाला है तो यहाँ पर उसकी आहरण यानी उसकी पूंजी कम हो गई है, तो यहाँ पर हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा क्लोजिंग कैपिटल।
यानी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच जो आता है वो आता है प्रॉफिट या लॉस। तो इस बेस पर हम यानी इस फार्मूले पर जो कि आप पढ़ चुके हो ये कि जब हम प्रारंभिक पूंजी में लाभ जोड़ते हैं तो पूंजी बढ़ जाती है और अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं तो और पूंजी बढ़ती है। अगर पैसा निकाला है तो हमारी पूंजी कम हो जाती है, तो वर्ष के अंत में हमारे पास जो पैसा प्राप्त होता है वो क्लोजिंग कैपिटल प्राप्त होती है। इस बेस पर क्या है कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये हम ज्ञात करते आ रहे हैं। अब इसके जस्ट उल्टा जाएंगे, हम उल्टा जाएंगे यानी जब हमको सवाल में क्लोजिंग कैपिटल दे तो ड्राइंग को हम प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे और ओपनिंग कैपिटल को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो प्रॉफिट प्राप्त होगा या लॉस। यानी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में अब हम डिफरेंस करते हैं। अगर क्लोजिंग कैपिटल बढ़ जाता है तो इस स्थिति में हमको लाभ हो रहा है, क्लोजिंग कैपिटल कम हो जाता है तो हमको हानि होती है। तो क्लियर। तो इस बेस पर हम इसको समझेंगे। इकहरा लेखा प्रणाली को थोड़ा सा मैं और विस्तारित कर देता हूँ, अब ध्यान समझिएगा, ठीक है। बही खाता रखने की वह प्रणाली जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का पूर्णतः पालन नहीं किया जाता है उसे इकहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी व्यवहार का लेखा सामान्यतः एक ही पक्ष में होता है, अतः इसे अपूर्ण लेखा प्रणाली और एकांगी प्रविष्टि प्रणाली भी कहते हैं। इकहरा लेखा प्रणाली बही खाता की वह प्रणाली है जिसमें देनदार तथा लेनदार के केवल और केवल व्यक्तिगत खाते ही रखे जाते हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है। सीमित क्षेत्र क्यों होता है? क्योंकि यह छोटे व्यापारियों द्वारा अपनाई जाती है, उनके लेन देन भी कम होते हैं, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित होता है। और ये अपूर्ण लेखा कहलाता है। अपूर्ण लेखा क्यों कहलाता है? इसके पीछे कारण ये है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट दो जगह एंट्री होती है। जिस प्रकार हम देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली में दो जगह प्रभाव पड़ता है, जबकि इसके जस्ट अपोजिट इकहरा लेखा प्रणाली में केवल एक जगह प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको हम अपूर्ण लेखा बोलते हैं। इसमें रोकड़ एवं व्यक्तिगत व्यवहारों को लेखा किया जाता है। इस प्रणाली में रोकड़ एवं व्यक्तिगत तथा संस्थानों से संबंधित व्यवहारों का ही लेखा रखा जाता है। नाम मात्र एवं वास्तविक खाते को महत्व नहीं दिया जाता है। मूल अभिलेख आवश्यक। इसमें कुछ व्यवहारों का लेखा नहीं होने से सूचना एवं जानकारी के लिए मूल अभिलेख या प्रमाणों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। सहायक बहिया रखना। इस प्रणाली में दोहरा लेखा प्रणाली की तरह सहायक बहिया रखी जा सकती है, परंतु उनमें खतौनी केवल व्यक्तिगत खातों की तरह ही की जाती है। यानी केवल पर्सनल अकाउंट में जो हम खतौनी करते हैं बस उन्हीं की तरह हम इसमें खतौनी कर सकते हैं। यह प्रणाली छोटे व्यवसाय के लिए उपयोगी होती है। जैसा कि पहले बताया आपको कि छोटे व्यवसाय जैसे किराना व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है या एकाकी व्यापारी है आदि के लिए उपयोगी है। संपत्तियों के खाते इसमें नहीं खोले जाते हैं क्योंकि संपत्तियों से संबंधित लेन देन इसमें हम शो नहीं करते हैं, इसलिए इस खाते में संपत्तियों के खाते नहीं खोलते हैं। ठीक है, तो अब हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं सवाल नंबर 1 जिसके माध्यम से हमको लाभ या हानि की गणना करना पड़ती है, कैसे निकालेंगे। निम्नलिखित सूचनाओं से लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो सवाल में आपको दे रखा है प्रारंभिक पूंजी 10,000 रुपये, वर्ष में आहरण 2,000 रुपये, पूंजी में वृद्धि 500, अंतिम पूंजी 28,000 रुपये। हमको ज्ञात करना है लाभ या हानि। ये छोटा सा सवाल है जिसके माध्यम से हम ज्ञात करेंगे, फिर आगे सवालों की ओर बढ़ेंगे। देखो ध्यान समझिएगा, हम बना रहे हैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। या तो हमको प्रॉफिट ज्ञात करना है या लॉस। तो यहाँ पर वही पार्टिकुलर यानी विवरण और यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट रुपए में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल तो हम सवाल में लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल कितना है, तो क्लोजिंग कैपिटल हमको दे रखा है 28,000। कितना दिया है?
28,000। ये लिखा हमने। अब इस वर्ष के अंत की पूंजी दे रखी है 28,000 रुपये, तो इसमें हमको आहरण दिया है यानी ड्राइंग दे रखा है, कितना है 2,000 रुपीज़। इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग सवाल में दे रखा है हमको 2,000 रुपये। कितना दिया है 2,000 रुपये, हमने जोड़ा तो ये हो गया कितना 30,000 रुपये। ठीक है। अब ड्राइंग के अलावा हमको दे रखा है एडिशनल कैपिटल, कितना है 500। तो एडिशनल कैपिटल चूंकि ये पूंजी वृद्धि हुई इसलिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एडिशनल कैपिटल इसको माइनस करा, कितना है ये 500। तो माइनस करने पर ये आ गया 29,500। ठीक है। अब हमको दे रखा है वर्ष के प्रारंभ की पूंजी यानी ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल को हम माइनस करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये हमने ये माइनस करा, तो माइनस करने पर जो भी अमाउंट हमारे पास आया है तो यहाँ ये आ रहा है कितना 19,500। तो ये आया है प्रॉफिट। क्या आ गया हमारे पास में, प्रॉफिट। तो इस प्रकार हमको प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। अभी हमने जब सवाल में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दी गई थी तो ऐसी स्थिति में सीधा ही हमने लाभ ज्ञात कर लिया। अब जब सवाल में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे, ऐसी स्थिति में हम कैसे लाभ ज्ञात करेंगे तो या कैसे हानि ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। इस सवाल में हमारे पास न प्रारंभिक पूंजी है न अंतिम पूंजी है। पहले हम प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करेंगे, फिर अंतिम पूंजी ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम लाभ को ज्ञात करेंगे। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। प्रेम प्रकाश अपना हिसाब इकहरा लेखा प्रणाली के आधार पर रखते हैं। उनकी पुस्तकें निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराती है। हमारे सामने सवाल है, यंत्र यानी मशीनरी 2017 जुलाई 1 और 30 जून 2018। यंत्र दे रखा हमको 4,000 रुपये और 2018 में है 4,000 रुपये। स्टॉक इन ट्रेड 51,000 यानी 51,000 रुपये और 61,000 रुपये। विविध देनदार 42,000 रुपये 68,000 रुपये। हस्तस्थ रोकड़ 3,000 रुपये 4,000 रुपये। लेनदार 35,000 रुपये 38,000 रुपये। प्राप्य पत्र हमको केवल यहाँ पर प्राप्य पत्र जो दे रखा है वो प्राप्य पत्र 2018 का दे रखा है 6,000 रुपये। उपस्कर फर्नीचर है 10,000 रुपये और विनियोग दे रखा है 20,000 रुपये। तो ये तीनों मद हमारे पास प्रारंभ की नहीं है, अंत की है। ठीक है। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमको सवाल को हल करना है। अब नीचे लिखा हुआ है, वर्ष में उनके आहरण 10,000 रुपये के थे। ड्राइंग दिया है 10,000 रुपये। मशीन पर 10% की दर से ह्रास लगाना है तथा देनदारों पर 10% की दर से संदिग्ध ऋण संचिति का प्रावधान करना है। उपरोक्त से 30 जून 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ का विवरण हमको बनाना है। ठीक है। अब ये सवाल हमने पढ़ा है, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल को ज्ञात करते हैं। या फॉर्मेट बनाएंगे हम। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हम बना रहे हैं ये बना रहे हैं हम जुलाई 1 2017। यहाँ हम वही लिखेंगे, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है। अब हमने यहाँ पर असेट लिखी है, अब लाइबिलिटी लिखी है। सवाल में हमको ढूंढना है असेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है मशीनरी। मशीनरी ये संपत्ति है यानी असेट्स है, तो लिखेंगे हम मशीनरी। कितना अमाउंट है मशीनरी का 4,000 रुपये। उसके पश्चात स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है कितना 51,000, ये भी हमारी संपत्ति है।
तो स्टॉक ये लिखा हमने 51,000 रुपीज़। तत्पश्चात सन्ड्री डेप्टर्स, डेप्टर्स यानी ये वो लोग हैं जिनमें हम पैसा मांगते हैं, तो ये पैसा देंगे तो हमारी संपत्ति बढ़ेगी, तो ये लिखेंगे हम असेट साइड। तो ये सन्ड्री डेप्टर्स। तो सन्ड्री डेप्टर्स कितना है, तो विविध देनदार हमको दे रखा है 42,000 रुपये, यहाँ लिखा हमने 42,000, ये संपत्ति है हमारी। डेप्टर के बाद हम पढ़ते हैं कैश इन हैंड, यानी ये संपत्ति है हमारी, इसको लिखेंगे हम कैश इन हैंड। असेट साइड में ये है 3,000। फिर क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी विविध लेनदार, ये हमारी लायबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि जो मांगने वाले हैं उनका हम पेमेंट करें, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 35,000, यहाँ लिखा हमने 35,000। तो हमने यहाँ इस सवाल में देखा कि केवल इतने ही मदें हमको दे रखी है, ठीक है। इसमें एक मद और दे रखी है तो उसको भी पढ़ देता हूँ मैं। बिल्स रिसीवेबल, ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल के लिए नहीं है, और फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट ये भी ओपनिंग कैपिटल के लिए नहीं है। तो हम इसका बैलेंस निकालेंगे, जो बैलेंस हमको प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा हमको ओपनिंग कैपिटल के लिए। मैं जोड़ रहा हूँ, देखो 51 में 4 यानी 51 में 4 जोड़ देंगे 55,000 रुपये, और 55 और 2 57 और 3 60,000 में और 40 1,00,000 रुपये तो यहाँ पर असेट साइड में आ रहा है। और इस तरफ की टोटल जो दे रखी है, इस 1,00,000 में से 35,000 हम माइनस कर देंगे, तो जो हमको प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 65,000। 1,00,000 रुपये में से 35,000 हमने माइनस करा तो 65,000 रुपये हमको मिल रहे हैं। तो 65,000 रुपये ये क्या आया, ये आ गया है आपके पास कैपिटल। कौन सी कैपिटल, इसको हम बोल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल। ये कहाँ से आया, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर ये हमारे को यहाँ पर प्राप्त हो गई है, ठीक है। तो जिस प्रकार हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली है उसी प्रकार हम क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। असेट्स हमारे सामने यही है, कुछ एक आध दो असेट बढ़ गई है उसमें हम ऐड कर देंगे, और लायबिलिटीज हमारे पास यही है, तो इसको हम इसी सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, केवल अमाउंट को चेंज कर रहा हूँ, आप देखिएगा। ओके, अब हम क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। जिस प्रकार हमने ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करा उसी प्रकार क्लोजिंग कैपिटल यानी 30 जून 2018 का हम ज्ञात करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 30 जून 2018। असेट्स में मशीनरी दे रखी है, हमको अमाउंट दे रखा है कितना, यह लिखा हमने 4,000 रुपये। स्टॉक, तो स्टॉक दिया हमको 61,000 61,000 रुपये। इसके पश्चात सन्ड्री डेप्टर्स विविध देनदार हमको दे रखे हैं कितना 68,000। कैश इन हैंड यानी संपत्ति तरफ दे रखा है हमको हस्तस्थ रोकड़ 4,000 रुपीज़। क्रेडिटर ये हमारी लायबिलिटी से कितना है 38,000, तो यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिटर्स 38,000। प्राप्य विपत्र बिल्स रिसीवेबल ये हमारी संपत्ति है, कितना है 6,000। फिर फर्नीचर दे रखा है उपस्कर कितना है 10,000, ये भी हमारी असेट से है। और लास्ट में दिया है हमको विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट दे रखा है कितना 20,000 रुपये। इस प्रकार हमने यहाँ पर सारी संपत्ति लिखी, ये लायबिलिटी लिखी। इस संपत्ति में से इसको हम माइनस करेंगे। अब हम टोटल करेंगे। यहाँ पर संपत्ति पक्ष की टोटल चूंकि बड़ी दिख रही है इसलिए इसको पहले टोटल करेंगे हम। यहाँ पर 4 1 5 और 8 13 और 4 17 6 23,
तो ये 23 का 3 और ये 3 जीरो, 2 और 6 8 और 6 14, 14 और 15 और 2 17, यानी 1,73,000 रुपये टोटल यहाँ आ रही है। इस 1,73,000 रुपये में से हम क्या करेंगे, 38,000 रुपये घटा देंगे। तो ये 0 0 0, 13 में से 8 घटाएंगे हम 5, और 6 में से 3 घटाया 3, 1,35,000 रुपये। कितना है ये, 1,35,000 रुपये। ये आया कैपिटल, इसको हम बोल सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल। कहाँ से आया, ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया है, क्लोजिंग कैपिटल आ गया है। अब हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ओके, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया है, क्लोजिंग कैपिटल आ गया है। अब प्रॉफिट क्या करेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे हम एज ऑन 13 जून 2018 लिखा हमने, एज ऑन 13 जून 2018। यहाँ पर पार्टिकुलर अमाउंट ये रुपए में। तो सबसे पहले हम यहाँ एंट्री करेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी वाली, जो हमने 30 जून 2018 की निकाली है। कितना है क्लोजिंग कैपिटल, 1,35,000 रुपये। इस क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे, ड्राइंग को प्लस करेंगे। ड्राइंग यहाँ पर जो आहरण हमने करा वर्ष के दौरान में, जो हमारे सामने आहरण हुए हैं, तो आहरण कितने हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, आहरण हुए हैं 10,000 रुपये। इसको हमने क्या करा, प्लस करा, तो ये हो गया 1,45,000 रुपये। ठीक है, अब इस क्लोजिंग कैपिटल में हमने आहरण जो दिया था, नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है आहरण, उसको हमने प्लस करा, तो यहाँ पर हुआ 1,45,000 रुपये। अब इसमें से हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना आया था, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास, तो ओपनिंग कैपिटल आया था 65,000 रुपये। इस 65,000 रुपये को हमने माइनस किया, तो माइनस करने पर हमारे पास जो अमाउंट आया है, ये आया है 80,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ड्राइंग को प्लस करा हमने, ओपनिंग कैपिटल माइनस करा। अब कुछ एडजस्टमेंट है, मशीन पर 10% की दर से ह्रास लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट जो भी होता है उनको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। ये एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या है, सबसे पहले हमको दे रखा है यहाँ पर डेप्रीसिएशन ऑन मशीन। तो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन पर दे रखा है कितना हमको, तो मशीन हमारी जो थी, मशीन थी हमारी 4,000 रुपये, उस पर डेप्रीसिएशन कितना है, तो यहाँ पर है 400 रुपये। इस मशीन पर डेप्रीसिएशन लगाया, चार्ज किया अपन ने। ठीक है, उसके पश्चात लिखा हुआ है देनदारों पर 10% को की दर से संदिग्ध ऋण संचिति का प्रावधान करना है। तो देनदार हमारे पास वर्ष के अंत में देखेंगे यहाँ पर डाउटफुल डेप्टर, देनदार कितने हैं वर्ष के अंत में, तो 68,000 रुपये थे, इसका निकालेंगे 10%, तो आ जाएगा कितना, 6,800। एक जीरो कम कर दो तो ये आपके पास 10% निकल जाएगा। तो टोटल जो एडजस्टमेंट है वो कितने हो गए, 6,800, 400, यानी 7,200 के एडजस्टमेंट हो गए हैं। अब इनको हमने माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, ये ड्यूरिंग द ईयर का। ठीक है, तो 80,000 में से 7,200 माइनस हम कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट प्राप्त होगा 72,800, ये प्रॉफिट हमको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने यहाँ पर तीनों मेथड सीखी है। जब सवाल में आपको ओपनिंग कैपिटल न दे,
क्लोजिंग कैपिटल न दें तब कैसे करते हैं, जब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दें तो कैसे करते हैं, और जब एडजस्टमेंट ज़्यादा आ जाए तब कैसे करते हैं। इस प्रकार हमने ये सारे सवाल किए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि अब आपको इसमें कोई डाउट्स नहीं रहेगा। धन्यवाद।